Hello students, welcome to classes and this is lecture number 4 of class 10th chemistry, and the last video we have discussed about combination reaction. So बच्चों, what is combination reaction? In which reaction two or more substance combined with each other and make new product. तो बच्चों, संयोजन अभिक्रिया क्या है? वो अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक आपस में जुड़ करके, कॉम्बिनेशन में क्या होता है, आपस में कंबाइंड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, जिसमें दो यौगिक आपस में जुड़ करके नए पदार्थ बनाते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, C+O2 CO2, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इरिवर्सिबल वाटर, H2+O2 इरिवर्सिबल H2O। तो ये बात हम लोगों ने पिछले लेक्चर में की थी। आज के लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? आज के लेक्चर में पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है। तो ये टॉपिक हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को बेटा हिंदी में क्या बोलते हैं? बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? वियोजन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया। अब जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, वियोजन, वियोजन मतलब वियोजित हो जाना, वियोजित मतलब अलग हो जाना, टूट जाना। तो यही होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, कोई एक सब्सटेंस टूट करके दो या दो से नए सब्सटेंस फॉर्म कर देता है। कोई एक पदार्थ टूट करके दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ बना देता है, इसे ही हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। सो बच्चों, इसके डिफिनीशन क्या बनाएंगे? इन विच रिएक्शन in which reaction one substance break down, one substance breaks to form two or more substance under suitable condition. In which reaction one substance breaks to form a new substance, breaks to form two or more substance is called decomposition reaction. In which reaction one substance breaks into two और मोर सब्सटेंस अंडर सुटेबल कंडीशन। ब्रेक तो होते हैं लेकिन एक कंडीशन पे ब्रेक होते हैं। वो कंडीशन कौन कौन से हो सकती हैं? बहुत सारी कंडीशन हो सकती हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? इन विच रिएक्शन वन सब्सटेंस ब्रेक्स इनटू, कोई सब्सटेंस टूटता है तो कितने भागों में टूटेगा? जैसे इस मार्कर को हम तोड़ें तो इसके दो पार्ट अलग हो जाएंगे, या और तोड़ दे तो दो से ज़्यादा पार्ट अलग हो जाएंगे। तो वही बात कहने का मतलब है कि व्हेन one substance breaks into two or more substance under suitable condition is called decomposition reaction. suitable condition का क्या मतलब है? जब कोई substance break होगा तो उसकी एक फिक्स कंडीशन होगी। उसकी एक फिक्स कंडीशन क्या होगी, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। उसकी कंडीशन कौन कौन सी होंगी ये अभी हम आगे देखेंगे। तो अभी आपको डिकम्पोजिशन समझ में आया। ऐसी रिएक्शन, वह अभिक्रिया जिसमें
एक पदार्थ टूट कर या इसे ही कह देते हैं वियोजित होकर टूट कर दो या दो से अधिक नए पदार्थ बनाते हैं। नए पदार्थ बोल दें या यौगिक बोल दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दो या दो से अधिक नए पदार्थ बनाते हैं। वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वह अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक नए पदार्थ बनाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन मतलब वियोजित होना, वियोजित मतलब अलग अलग हो जाना, टूट जाना। टूट करके नए सब्सटेंस, नए पदार्थ बना दिए तो उसे हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। जैसे कोई ये AB कंपाउंड है और ये टूट करके A अलग हो गया, B अलग हो गया। ये कोई AB एक कंपाउंड था, AB एक सब्सटेंस था जो टूट करके अलग अलग हो गया, A अलग हो गया, B अलग हो गया। तो ये क्या है? ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, वियोजन अभिक्रिया है। और बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता था? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होता था कि जैसे कोई दो अलग अलग सब्सटेंस हैं, कोई दो A है, कोई B है, इन दोनों को जब हमने मिलाया तो ये मिल करके AB बना दिया। मिल करके क्या बना दिया? AB बना दिया। यानी कि कॉम्बिनेशन में दो पदार्थ जुड़ करके कंबाइंड होके नया पदार्थ बनाते थे और डिकम्पोजिशन में कोई एक पदार्थ टूट करके नया पदार्थ बनाता है। तो बेटा आपको कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन में डिफरेंस क्लियर हो गया। बेटा आपने डिकम्पोजिशन की बात समझी। डिकम्पोजिशन क्या है? इन विच रिएक्शन वन सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और एक बात और कही गई थी, इन सुटेबल कंडीशन। सुटेबल कंडीशन का मतलब कोई पदार्थ क्यों टूटता है, कोई पदार्थ कब टूटता है? जब या जैसे मार्कर है, इसको हमें तोड़ना है तो हम इसको ऐसे मतलब अपने हाथ से प्रेशर लगा के, पावर लगा के तोड़ दें या किसी चीज़ से मार के तोड़ दें, ये तो भौतिक रूप से तोड़ना हो गया। यहाँ पे जो केमिस्ट्री में तोड़ने की बात हो रही है, तोड़ने का मतलब इसके जो प्लास्टिक के इसके जो बॉन्ड बने हुए हैं उनको ब्रेक कर दिया जाए, उन्हें तोड़ दिया जाए। वो कैसे होगा? जैसे इस मार्कर को हम आग में डाल दें, गरम कर दें, टूट जाएगा, ये अलग अलग हो जाएगा, लिक्विड बन जाएगा प्लास्टिक का, मतलब टूट ही तो गया। तो केमिस्ट्री में हमारा तोड़ने का ये मतलब हो कि इसके बीच में किसी मेटल में, किसी पदार्थ में जो उनके बॉन्ड बने हुए हैं वो टूट जाए, उसे हम कहेंगे केमिस्ट्री में ब्रेक। उसे हम क्या कहेंगे? ब्रेक करना। जैसे आपने आइसक्रीम देखी क्या खाई होगी? ऑफ कोर्स आइसक्रीम खाई है। तो जब तक आइसक्रीम फ्रिज में रहती है, फ्रीजर में रहती है, तब तक तो ठीक है, ठंडी रहती है, जमी हुई रहती है। लेकिन जैसे ही आइसक्रीम वाला हमको आइसक्रीम बाहर देता है उसके बाद वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है, पिघलने लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फ्रीजर के अंदर का एटमॉस्फेयर जो है वो आइसक्रीम के अकॉर्डिंग कूल है, उसके लिए सही है, वो एटमॉस्फेयर ठंडा है। लेकिन जैसे ही बाहर लाए तो बाहर का एटमॉस्फेयर कितना गर्म है, कितनी गर्मी पड़ रही है, तो वो पिघलना स्टार्ट हो जाती है। यानी गर्मी लगी, उसको हीट लगी, हीट दिया गया तो हीट से पिघलना शुरू हुई ना, हीट लगी यानी उसके बॉन्ड ब्रेक होने लगे, तो वो वहाँ पे डिकम्पोजिशन हो रहा है। जैसे बर्फ़ जमाते हैं हम लोग फ्रिज में,
बर्फ़ जमाते हैं, जब तक फ्रिज के अंदर बर्फ़ रहती है तब तक तो कोई बात नहीं। उसके बाद जब हम बर्फ़ को बाहर निकाल के रख लेते हैं तो वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। जमी हुई बर्फ़ थी वो धीरे धीरे पिघलने लगी। पिघलने क्यों लगी? क्योंकि फ्रिज के अंदर का जो टेम्परेचर था वो कम था और बाहर इतनी गर्मी है, यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है, यानी कि हीट में चेंजमेंट हो रहा है, हीट मिल रही है उसको बाहर से, जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहे हैं। जब ब्रेक होके दो या दो से अधिक सब्सटेंस बनाता है, वही हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है। तो यानी कि बर्फ़ का पिघलना क्या है? वियोजन अपक्रिया ही है एक प्रकार का। तो और कहा गया सुटेबल कंडीशन, यानी एक तो हीट के उसमें हीट मिलेगी तो बॉन्ड ब्रेक होंगे, और क्या हो सकता है? हीट मिलेगी या सूर्य का प्रकाश मिले। सनलाइट में भी तो ऊष्मा होती है, जो सूर्य की ऊष्मा होती है और जो आग से ऊष्मा निकलती है वो दोनों अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे गैस जलाते हैं तो गैस से ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा निकलती है, आग से अलग प्रकार की ऊष्मा निकलती है, ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। लेकिन सूर्य के प्रकाश की जो गर्मी होती है वो कहीं ना कहीं हम लोग सहन कर पाते हैं। सहन की ही तो कर रहे हैं इतनी गर्मी, नहीं तो अब तक जल भुन गए होते। और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है? विद्युत के प्रभाव से, इलेक्ट्रिसिटी के प्रभाव से। इलेक्ट्रिसिटी जैसे ठंडियों में जब हमको पानी गर्म करना होता है, पानी गर्म किया ठंडियों में, पानी गर्म करने के एक तो गीज़र होता है कि डायरेक्ट गीज़र लगा दिया गया, पानी गर्म हो गया पूरा, वो हो गया। दूसरा पानी गर्म करने की मशीन आती है, उसको पानी में डालो, प्लग लगाओ, फिर पानी गर्म हो जाता है। तो ये क्यों होता है? हीट, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पानी में जा रहा है और उसमें हीट क्रिएट कर रहा है। पानी में जाके उसमें आयंस, कैथोड आयन, एनोड आयन, कैट आयन, एन आयन क्रिएट कर रहा है, और जिससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो रहे हैं, जिस वजह से पानी गर्म हो रहा है। ये चीज़ आपने कभी सोची? हो सकता है सोचा हो। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के प्रकार कितने हो सकते हैं? कौन कौन से बताए हमने? 3 प्रकार हो सकते हैं। चलिए देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं। पहला, ऊष्मीय वियोजन। थर्मल डिकम्पोजिशन। एंड सेकेंड इज फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन ये क्या है? ये है प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन। एंड थर्ड इज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। विद्युत वियोजन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के मेन कितने पार्ट हो सकते हैं? 3 पार्ट हो सकते हैं। कौन कौन से? पहला, ऊष्मीय वियोजन, यानी जिसमें हमको हीट देना पड़े, बाहर से हम हीट दें तो उसके आयंस टूट जाएं, उसके जो बॉन्ड बने टूट जाए। थर्मल डिकम्पोजिशन की डिफिनीशन हम क्या बताएंगे? इन विच रिएक्शन वन सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर सब्सटेंस ड्यू टू हीट। इसमें क्या बताएंगे? ड्यू टू हीट, ऊष्मा के प्रभाव के कारण टूट जाता है, उसे हम ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। और फोटोलिटिक प्रकाशीय वियोजन में क्या कहेंगे? इन विच रिएक्शन वन सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर सब्सटेंस ड्यू टू सनलाइट। किसके कारण? सूर्य के प्रकाश के कारण। तो इस कारण फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, प्रकाशीय वियोजन, वह विक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूट करके 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ बनाता है। कब टूटता है? सूर्य के प्रकाश के कारण। जब कोई पदार्थ सूर्य के प्रकाश के कारण टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ बना दे तो उसे हम कहेंगे प्रकाशीय वियोजन। सेम एज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, विद्युत वियोजन क्या होगा? वह विक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूट करके, क्यों टूटता है?
वैद्युत के प्रभाव के कारण। वह अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ वैद्युत के प्रभाव के कारण टूट करके दो या दो से अधिक नए पदार्थ बना दे, उसे हम कहेंगे वैद्युत वियोजन। यानी इसमें क्या रिक्वायर्ड है, इसमें हीट रिक्वायर्ड है। इसमें क्या रिक्वायर्ड है, इसमें सनलाइट रिक्वायर्ड रहेगी। और इसमें क्या रिक्वायर्ड है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है। इसमें हमको ऊष्मा की ज़रूरत होगी, ताप की। इसे हम ऊष्मीय वियोजन की जगह तापीय वियोजन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, तापीय वियोजन। जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता हुई तो ऊष्मीय वियोजन। इसमें सूर्य का प्रकाश और इसमें क्या, वैद्युत। तो बच्चों हम लोगों ने डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा। डिकम्पोजिशन क्या है, एक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक नए पदार्थ बना लेता है, उसे हम वियोजन अपक्रिया कहते हैं। तो वियोजन अपक्रिया कितने प्रकार की हुई, वियोजन अपक्रिया 3 प्रकार की हुई। भाई एक पदार्थ टूट रहा है तो कब कब टूट सकता है, पहला तो हम उसको गर्म करें तब वो टूट जाएगा। अगर हम गर्म कर रहे हैं तो वो ऊष्मीय वियोजन। दूसरा, उसको हम आग जला के गर्म ना करें, उसको निकाल के लाएं, धूप में रख दें, धूप में भी तो ताप होता है, धूप में रख दें और वो टूट जाए, उसके बॉन्ड ब्रेक हो जाएं, तो उसे हम कहेंगे प्रकाशीय वियोजन। और अब हम क्या करें कि पदार्थ रखें, उसमें हम ना धूप में रखें ना उसको गर्म करें, उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित कर दें, वैद्युत धारा प्रवाहित कर दें और वो टूट जाए, उसके बॉन्ड ब्रेक हो जाए, वो टूट जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, वैद्युत वियोजन कहेंगे। यानी कि पदार्थों का टूटना वियोजन। पदार्थ कितने प्रकार से टूट सकता है, पदार्थ 3 प्रकार से टूट सकता है। पहला गर्म करने पर, दूसरा धूप पे रखने पर, सनलाइट में रखने पर, और तीसरा वैद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करने पर। तो यही रहा हमारा वियोजन और वियोजन के प्रकार। ये बात तो थ्योरेटिकल हो गई, ये बात तो थ्योरेटिकल हो गई, समझ गए हम वियोजन क्या है, मतलब टूटना। संयोजन क्या है, दो पदार्थों का जुड़ना। और अब हम सीखेंगे इसमें मेन रिएक्शंस क्या क्या होती हैं। जैसे कॉम्बिनेशन में हमने सीखा था H2 + O2 H2O, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसी तरह इसमें भी कुछ हम रियल एग्जाम्पल्स देखेंगे, क्योंकि बच्चों केमिस्ट्री में नंबर थ्योरी के नहीं रिएक्शंस के दिए जाते हैं। अगर आपने रिएक्शन सही लिखी है तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक, तो चलिए आगे रिएक्शंस देखते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन की रिएक्शन क्या क्या होंगी। तो एक बार हमको थर्मल डिकम्पोजिशन की डिफिनेशन बता दीजिए। इन विच रिएक्शन वन substance breaks into two or more substance ड्यू टू हीट। किसके कारण ब्रेक हो, हीट के कारण। तो उसे हम क्या कहेंगे, ऊष्मीय वियोजन इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वह अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ ताप के कारण या गर्म करने पर, वह अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ ऊष्मा के प्रभाव के कारण, या हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं गर्म करने के कारण। गर्म करेंगे तभी तो ऊष्मा मिलेगी, जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तभी तो ऊष्मा मिलती है। प्रभाव के कारण टूटकर दो या दो से अधिक
नए पदार्थ बनाते हैं। ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। वह विक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूट करके, क्यों टूटता है? ऊष्मा के प्रभाव के कारण। जिसमें एक पदार्थ ऊष्मा के प्रभाव के कारण टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ बना दे, उसे हम लोग कहते हैं क्या? ऊष्मीय वियोजन। या ऊष्मीय वियोजन की डेफिनेशन आप ऐसे भी बता सकते हैं, वह वियोजन अभिक्रिया जो ऊष्मा के प्रभाव के कारण होती है। क्यों होती है? ऊष्मा प्रभाव के कारण। या देखो, ऊष्मा, ताप, ये एक ही बात है। हम ऊष्मा प्रभाव कह दें या ताप का प्रभाव कह दें, ताप के प्रभाव के कारण होती है, ऊष्मीय वियोजन कहलाती है। तो इसकी रिएक्शन देखते हैं हम। आपको चूना पत्थर का फॉर्मूला पता है? चूना पत्थर बताइए क्या होता है? चूना पत्थर को बोलते हैं CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। इसे ही हम और क्या बोलते हैं? इसे ही बोलते हैं संगमरमर। क्या बोलते हैं? संगमरमर। कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेता है, चूना पत्थर का फॉर्मूला बताइए। CaCO3 कैल्शियम, Ca क्या है? Ca है कैल्शियम। और जब कार्बन ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो उसे हम क्या पढ़ते हैं? कार्बोनेट। क्या पढ़ते हैं? कार्बोनेट। संगमरमर क्या है? चूना पत्थर। जो स्कूल में चौक यूज होती थी पहले, वाइट कलर वाली, खड़िया वाली चौक देखी किसी ने? इतना बड़ा बड़ा टुकड़ा रहता था उसका, चिकनी चिकनी रहती थी, तो वही है CaCO3। उसी से संगमरमर भी बनाया जाता है, तो संगमरमर का भी यही फार्मूला हुआ। क्या है फार्मूला? CaCO3। तो इसका फार्मूला अब हमको याद भी रखना है, क्योंकि ये फार्मूला खुद ही इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, ये उसमें वियोजन भी होता है। इसमें क्या होता है? जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हमने क्या किया? हीट कर दिया। ये किसका सिंबल है? ये ट्रायंगल किसका सिंबल है? हीट का सिंबल है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने हीट किया तो होता क्या है? यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स हैं, इससे एक मॉलिक्यूल्स निकलता है, कैल्शियम के पास आ जाता है। यानी कैल्शियम के पास ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल्स आके चिपक गया। क्या बन गया? CaO बन गया। अब यहाँ पे 3 ऑक्सीजन थे, एक ऑक्सीजन इसके पास आ गया, तो ये कितने? 2 ऑक्सीजन बचे। और यहाँ पे बचा 2 ऑक्सीजन यानी O2, और ये यहाँ पे बचा हुआ है कार्बन, यानी टोटल क्या बचा है? CO2। क्या बचा है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन जाती है, सांस बाहर निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ये चीज़ तो सभी ने पढ़ा है, सभी को याद होगी बिल्कुल अच्छे से। तो ये कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। और ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। और बेटा याद करिए, मैंने इसका नाम क्या बताया था आपको फर्स्ट क्लास में? कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी इसकी बात हुई थी ना। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? बताइए क्या होता है? ये है बिना बुझा हुआ चूना। क्या है? क्विक लाइम या बिना बुझा चूना। बिना बुझा ये क्या है? बिना बुझा हुआ चूना है। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन नहीं है। हाइड्रोजन नहीं है तो इसमें वाटर नहीं पाया जाएगा। तो ये कैसा चूना होगा? बिना बुझा हुआ चूना होगा।
जिसे भी बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, क्विक लाइम एंड स्लेक्ड लाइम में कन्फ्यूजन होता है, तो वो इसके पहले वाला लेक्चर देख लो, क्लियर हो जाएगा। पहले वाला लेक्चर देख लो, उसमें क्लियर हो जाएगा कि बिना बुझा चूना क्या है, बुझा हुआ चूना क्या है। तो हमको क्या बात समझ में आई कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, जिसका नाम क्या है, बिना बुझा चूना या क्विक लाइम। तो ये रिएक्शन दूसरे टाइप से भी पूछी जा सकती है। अगर उसने कह दिया कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखिए, तो आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डिफिनीशन लिखेंगे कि इन विच रिएक्शन वन सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। रिएक्शन की डिफिनीशन लिखेंगे, उसके बाद ये एग्जाम्पल दे देंगे। आप तो कहेंगे ये तो थर्मल डिकम्पोजिशन का रिएक्शन है, पर बेटा है तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही। अगर क्वेश्चन पेपर में ये डिफाइन ना करे कि कौन सा टाइप लिखना है, केवल कह दिया डिकम्पोजिशन लिखो, तो उसमें आप डिकम्पोजिशन का कोई सा भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, चाहे वो थर्मल का हो, चाहे फोटोलिटिक का हो, चाहे इलेक्ट्रोलिटिक का हो, आप उसमें एग्जाम्पल कोई भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर स्पेशली कह दे थर्मल डिकम्पोजिशन लिखो, तब आप यही लिखेंगे, तब आप यही रिएक्शन लिखेंगे। और मैंने अभी आपसे कहा भी था कि केमिस्ट्री में नंबर रिएक्शंस के मिलते हैं। तो मैं ये कह रही थी कि ये रिएक्शन वैसे भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये ऐसे भी आपसे पूछ सकता है कि क्विक लाइम की मेकिंग प्रोसेस बताइए, क्विक लाइम का मेकिंग प्रोसेस बताइए, बिना बुझा हुआ चूना की निर्माण विधि बताइए। क्या कह दे, क्विक लाइम यानी बिना बुझा हुआ चूना, इसकी निर्माण विधि बताइए। तो आप क्या करेंगे, आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो क्विक लाइम बन जाता है, यही हमको लिखना रहेगा। इनडायरेक्टली आपसे यही पूछ रहा है वो। तो आप क्या लिख देंगे कि जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्विक लाइम बिना बुझा हुआ चूना बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तब भी हम उसमें यही रिएक्शन देंगे। यानी कि रिएक्शन एक, पूछने के तरीके अलग अलग, यही होता है। क्वेश्चन पेपर में केवल लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है और बच्चे घबरा जाते हैं। तो बेटा बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, रिएक्शन एक ही है, पूछने के तरीके कई हैं। तो ये तो अच्छी बात हुई, हमको याद करना है केवल एक रिएक्शन, और वो पूछी कई डिफरेंट मेथड से जाएगी। और एक रिएक्शन करने से आपके 3 मेथड क्लियर हो गए, 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए। When we heat calcium carbonate, it forms calcium oxide and carbon dioxide gas। तो बच्चों आप लिख लोगे, इसको आपको होमवर्क में करना है। होमवर्क में आप क्या करोगे, क्विक लाइम की निर्माण विधि लिखना है, बिना बुझा हुआ चूने की निर्माण विधि लिखिए, मेकिंग प्रोसेस ऑफ क्विक लाइम, इसको करिएगा। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप बिल्कुल ही कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई भी रिएक्शन ना आए, तो आप किसी भी ऑनलाइन मीडियम से कनेक्ट होके हमें अपनी प्रॉब्लम बताएं, हम ज़रूर ही उसको सॉल्व करेंगे और सॉल्यूशन आप तक प्रोवाइड करवाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन देख लिया हमने, अब देखते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। सो बच्चों अब देखते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन क्या है। प्रकाशीय वियोजन, कैसा वियोजन, कौन सा वियोजन, प्रकाशीय वियोजन। तो आप सोच रहे होंगे मैंने डिफिनीशन क्यों नहीं साफ की। तो बच्चों प्रकाशीय वियोजन भी क्या होगा, इन विच रिएक्शन वन सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर सब्सटेंस ड्यू टू सनलाइट। इसमें क्या चेंज करेंगे, यहाँ पे हमने किया था ड्यू टू हीट, इसमें हम कर देंगे ड्यू टू सनलाइट। क्या कर देंगे, ड्यू टू सनलाइट इज कॉल्ड photolytic decomposition, is called photolytic decomposition। यानी इनविच रिएक्शन डिफिनेशन सेम ही रहेगी, थर्मल कहेगा तो ड्यू टू हीट जोड़ देंगे और कह देंगे इसका थर्मल डिकम्पोजिशन। फोटोलिटिक का है तो पूरी डिफिनेशन सेम रहेगी, इसमें हम क्या कर देंगे, ड्यू टू सनलाइट इज कॉल्ड फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला आप लोगों ने देखा है, पढ़ा है, सुना है, कभी नहीं सुना तो कोई बात नहीं, अभी देखिए। सिल्वर क्लोराइड, गेस करिए क्या होगा। अच्छा सिल्वर का सिंबल क्या होता है,
सिल्वर का होता है Ag। सिल्वर क्या है? सिल्वर है चांदी। चांदी जिसके गहने मम्मी लोग पहनती हैं, पैरों में पायल पहनती हैं मम्मियाँ, कुछ बच्चियाँ भी पहनती हैं। तो Ag क्या है? वही प्योर चांदी है Ag। तो सिल्वर क्लोराइड AgCl। जब क्लोरीन किसी एलिमेंट के साथ ऐड हो जाता है तो उसे क्लोरीन नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? क्लोराइड बोलते हैं। तो AgCl है सिल्वर क्लोराइड। जब सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखा जाता है, क्या किया जाता है? सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखा जाता है तो होता क्या है? AgCl से Ag अलग हो जाता है, Cl अलग हो जाता है। Ag अलग हुआ और Cl अलग हो गया। Cl Cl2 के फॉर्म में अलग होगा। क्यों? क्योंकि क्लोरीन एक गैस है और कोई भी गैस होते हैं तो कम से कम 2 मॉलिक्यूल्स के रूप में पाई जाती है, या हम ये कहें क्लोरीन की वैलेंसी 2 है। कोई भी गैस है वो उड़ रही है परमानेंटली, तो एक फॉर्म में एक अणु के एक मॉलिक्यूल्स के रूप में पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, टफ है। तो कम से कम 2 मॉलिक्यूल्स के रूप में पाई जाती है। इसलिए हम लोग जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को भी H2 रखते हैं, ऑक्सीजन को भी O2 रखते हैं। इसी तरह क्लोरीन भी गैस है तो क्लोरीन को भी Cl2 रख रहे हैं, तो Cl नहीं क्या बनेगा? Cl2। और अब हम इसको बैलेंस कर लेंगे। इधर कितने Cl हैं? 2। इधर कितना Cl है? 1। तो इधर हमने 2 कर दिया। अब यहाँ Ag भी 2 हो गए। इधर Ag कितना था? 1 था, तो इधर हमने 2 कर दिया, यानी रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। और बेटा क्लोरीन क्या है? क्लोरीन हमारे हैलोजेंस होते हैं। हैलोजेंस कितने होते हैं? हैलोजेंस के बारे में भी आपने ना पढ़ा होगा, बट आगे की क्लास में आप इसके बारे में पढ़ोगे। हैलोजेंस क्या होते हैं? हैलोजेंस के नाम पता है आप लोगों को? नहीं पता होंगे। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वही आयोडीन युक्त नमक सभी लोग घर में यूज करते हैं, टाटा आयोडीन युक्त नमक। तो यही आयोडीन है। आयोडीन का सिंबल होता है I। उसके बाद है फ्लोरीन, तो ये सब बेटा क्या है? हैलोजेंस हैं। और यहाँ पे हैलोजन है क्लोरीन। तो हम क्या, इसलिए हमने हैलोजन क्यों बताया? क्योंकि जो हैलोजन, एक हैलोजन जो काम करता है वही काम अन्य हैलोजन भी, दूसरे हैलोजन भी वही काम करते हैं। यानी कि यहाँ पे अगर हम Cl की जगह ब्रोमीन ले लें, Cl की जगह क्या ले लें? ब्रोमीन, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? AgBr। और इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा सिल्वर ब्रोमाइड। जैसे क्लोरीन था तो क्लोराइड हो गया, वैसे ही ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिल्वर ब्रोमाइड। अब इसको जब हम सनलाइट में रखेंगे तब भी Ag अलग हो जाएगा और Br2 अलग हो जाएगा। अब यहाँ 2 Br है, यहाँ 1 Br है, तो यहाँ पे भी हमने 2 कर दिया, Ag भी हमने 2 कर दिया। यानी कि क्लोरीन की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ब्रोमीन भी लिख सकते हैं। क्लोरीन की जगह हम आयोडीन लेके भी रिएक्शन कर सकते हैं। तो आपको बात क्लियर हुई बेटा? प्रकाशीय वियोजन क्या है? यहाँ पे हिंदी में आप लिख सकते हो सूर्य का प्रकाश। प्रकाशीय वियोजन क्या है? वह वियोजन जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, जो सूर्य के प्रकाश के कारण होता है, प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। जैसे सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोराइड अलग हो जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर हुई? अब देखते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, वैद्युत वियोजन क्या है? तो वैद्युत वियोजन भी सेम एज होगा, इन विच रिएक्शन वन सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर सब्सटेंस ड्यू टू, यहाँ से चेंज होगा, क्या चेंज होगा? थर्मल है तो ड्यू टू हीट, फोटोलिटिक है तो ड्यू टू सनलाइट, इलेक्ट्रोलिटिक है तो ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन।
इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे? हिंदी में इसे लिखेंगे वह विक्रिया जो वैद्युत के प्रभाव के कारण, वह विक्रिया जिसमें वैद्युत के प्रभाव के कारण एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ बनाता है, उसे हम वैद्युत वियोजन कहते हैं। इसका अच्छा एग्जाम्पल आप घर में देख सकते हो। जब पानी गर्म करते हैं तो पानी गर्म करने में बेसिकली क्या होता है, जब हम पानी गर्म करने वाली मशीन डालते हैं तो उसका जो दो पार्ट होता है उसमें एक तरफ एनोड बन जाता है, एक तरफ कैथोड बन जाता है। प्लस आयन एक तरफ, माइनस आयन एक तरफ हो जाते हैं, जिससे पानी हीट होना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे H2O है, वाटर है, H2O है वाटर, इसमें हमने क्या किया? वैद्युत प्रवाहित की। क्या किया? वैद्युत प्रवाहित की, इलेक्ट्रिसिटी। देखो केमिस्ट्री कॉपी में लिखना कितना आसान है। अगर हमको रियल में इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करना होता, वैद्युत डालना होता, तो हमको कितना काम करना था। प्लग लगाओ, लाइट होनी चाहिए। यहाँ पे केवल वैद्युत लिख दो और इलेक्ट्रिसिटी जाना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, किसी चीज़ को गर्म करना है तो उसमें ताप लिख दो, हीट बना दो, तो वो गर्म हो जाएगी। आसान है कि नहीं है? बहुत आसान है। जैसे हमको पानी लाना था तो हमने केवल H2O लिख दिया, इसका मतलब पानी आ गया। यहाँ पे हमको रियल में पानी लाना ही नहीं पड़ा, तो आसान हुआ ना। तो पानी को क्या कर रहे हैं हम? वैद्युत डाल रहे हैं। जब वैद्युत डालेंगे तो क्या होगा? H अलग हो जाएंगे, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, H2 अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। अब यहाँ दो ऑक्सीजन अलग हुए हैं, इधर एक ऑक्सीजन था तो हमने दो कर दिया। अब यहाँ हाइड्रोजन दो और दो चार हो गए, तो इधर भी हम चार हाइड्रोजन कर देंगे। तो ये है हमारा वैद्युत वियोजन। वैद्युत वियोजन समझ में आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं। बेटा आगे देखते हैं एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमने आपको रिएक्शन के टाइप में नहीं कराया था ना, क्योंकि ये थोड़ा अलग सी रिएक्शन है। इसमें कुछ नहीं होता, केवल हीट की बात करते हैं। मतलब कि हीट हम बाहर से दे रहे हैं कि हीट रिएक्शन से हमको प्राप्त हो रही है। केवल उस बेसिस पे दो रिएक्शन है, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये रिएक्शन आप क्लास 11th में सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे। उसमें ये बहुत ही ब्रीफली, बहुत ही बढ़िया तरीके से उसमें आप ये डिस्कस करेंगे। एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन आप कहाँ पढ़ोगे बहुत अच्छे से? क्लास 11th में। लेकिन अभी आपको केवल ये जान लेना है ये एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक क्या होती हैं। तो चलिए देखते हैं एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक को हम बोलते हैं ऊष्मा शोषी एंड एक्सोथर्मिक को बोलते हैं ऊष्मा क्षेपी। देखो ऊष्मा शोषी मतलब सोख लेना, एब्जॉर्ब कर लेना। शोषी का क्या मतलब हुआ? एब्जॉर्ब कर लेना। तो जैसे पानी कौन पिएगा? जिसको प्यास लगी होगी। यानी हमको प्यास लगी है तो हम बाहर से पानी पिएंगे ना, बाहर से मतलब मुंह से पानी पिएंगे ना। यानी कि जिसको प्यास लगी होगी वही पानी पिएगा। उसी तरह ऊष्मा शोषी का मतलब शोषी करना मतलब एब्जॉर्ब कर लेना। अब हीट कौन एब्जॉर्ब करेगा? जिसके पास हीट की कमी होगी, जिसके पास ऊष्मा की कमी होगी वही तो बाहर से ऊष्मा लेगा। जैसे हमको पानी प्यास लगी है तभी तो हम बाहर से पानी पिएंगे, मुंह से पानी पिएंगे। उसी तरह जिसके पास ऊष्मा की कमी होगी वही ऊष्मा लेगा। ऊष्मा शोषी मतलब ऊष्मा ले लेना। उसके पास ऊष्मा की कमी है, वो ऊष्मा ले लेगा किससे? हम लोग देंगे ना बाहर से ऊष्मा। हम लोग देंगे, सूर्य देगा, सूर्य ऊष्मा ही तो देता है हम लोगों को। तो ऊष्मा शोषी मतलब जिसमें बाहर से हमको ऊष्मा देनी पड़े या जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे ऊष्मा शोषी कहते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन इन विच रिएक्शन हीट रिक्वायर is called endothermic reaction, is called endothermic
वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है। क्या होता है? जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है। जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता हो या ज़रूरत हो। जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है क्या कहलाता है? ऊष्मा शोषित। अब ऊष्मा की ज़रूरत होगी तभी तो वो ऊष्मा अवशोषित करेगा। हमें पानी की ज़रूरत है तभी तो हम पानी पिएंगे। पानी की हमारे पास कमी है तभी हम पानी पिएंगे ना। अगर भूख लगी है, खाना की कमी है तो खाना खाएंगे। ज्ञान की कमी है तो पढ़ेंगे। वही बात यहाँ पे है। तो एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक बेसिकली हीट के अकॉर्डिंग दो रिएक्शन डिवाइड की गई हैं। इसमें हमको ऊष्मा की आवश्यकता होती है और इसमें ऊष्मा हमको खुद देता है। इसमें रिएक्शन हमको ऊष्मा देखती है, इसमें ऊष्मा की अधिकता होती है। तो पहले हम एंडोथर्मिक की ही बात कर लेते हैं। तो जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता हो उसे हम कहेंगे एंडोथर्मिक। उसे हम क्या कहेंगे? एंडोथर्मिक। ऊष्मा शोषी, ऊष्मा हमको बाहर से इंडिकेट करनी पड़ेगी, बाहर से हमको ऊष्मा देनी पड़ेगी। जैसे चाय बनानी है हमको, तो ऐसा तो होगा नहीं कि हम एक कटोरा लें, एक बाउल लें, उसमें पानी डाल दें, चाय के पत्ते डाल दें, दूध डाल दें, अदरक भी डाल दें और रख दें तो चाय बन जाएगी। बिना गैस जलाए रख दें तो चाय बन जाएगी क्या? कभी नहीं बनेगी। चाहे वो 4-5 साल तक रखे रहो वैसे ही रखा रहेगा ना। ख़राब और हो जाएगा, दूध भी ख़राब हो जाएगा और चींटियाँ भी पड़ जाएंगी। यानी कि हमको चाय बनाने के लिए कंडीशन क्या है? ऊष्मा देनी पड़ेगी, गर्म करना पड़ेगा। जब तक हम गर्म नहीं करेंगे चाय बनेगी नहीं। उसी तरह ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है? जिनमें हमको ऊष्मा बाहर से देनी पड़ती है, उसमें ऊष्मा की कमी होती है। जैसे अभी आपने वियोजन अभिक्रिया में थर्मल डिकम्पोजिशन में पढ़ा था, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर, यानी कि जिस रिएक्शन में कह दिया जाए गर्म करने पर, यानी जब हम बाहर से गर्म करेंगे तो ऊष्मा हम बाहर से देंगे, हम देंगे ऊष्मा रिएक्शन को। तो जब हम ऊष्मा देते हैं रिएक्शन को तो उसे हम बोलते हैं ऊष्मा शोषी रिएक्शन, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो हमने वियोजन में क्या पढ़ा था? कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पर, हीट किया था। अब जैसे ही हमने यहाँ पे हीट लिख दिया, इसका मतलब हीट हम दे रहे हैं और जब भी हम हीट देंगे तो वो कौन सी रिएक्शन होगी? ऊष्मा शोषी। भाई हीट तो हम तभी देंगे ना जब यहाँ पे हीट की कमी होगी। जब ऊष्मा की कमी होगी तभी हम यहाँ पे ऊष्मा देंगे, तभी हमसे ऊष्मा लेगा। अगर इसके पास खुद ही ऊष्मा तो ये लेगा ही नहीं। जैसे हम खूब पानी पिए बैठे हों, अभी 2-3 लीटर पानी पिए हों और कोई हमको पानी दे पीने के लिए, कोल्ड ड्रिंक भी दे तब भी हम नहीं पिएंगे, कहेंगे अरे नहीं हमने तो अभी पिया है। तो उसी तरह अगर इसमें इसके पास ऊष्मा होती तो ये लेगा ही नहीं, कहेगा नहीं हमारे पास खुद की इतनी सारी ऊष्मा हम क्यों लेंगे। लेकिन नहीं, यहाँ पे ऊष्मा की कमी है, इसके पास रिएक्शन नहीं होगी बिना ऊष्मा के, तो हमको ऊष्मा देना पड़ा, ताप देना पड़ा। जैसे ही हमने ताप दिया, यानी यहाँ पे अगर ऊष्मा लिखा है तो कैसी रिएक्शन होगी? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी। तो आगे क्या होता है आप सभी को पता है, कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है। यानी ऊष्मा हमको बाहर से देनी पड़ी ना, जब भी बाहर से देनी पड़ेगी तो ऊष्मा शोषी। और इसका एक पहचानने का तरीका और भी होता है, यहाँ पे माइनस में हीट लिखी रहती है। हीट काहे में लिखी रहेगी? माइनस में। माइनस का मतलब हमने इसको बाहर से दिया है, बाहर से दिया है यानी इसके ऊपर उधार हो गया है। उधार को हम कहाँ से दिखाते हैं? माइनस से, ऋण से। हीट लिखा रहेगा, या यहाँ पे हीट की वैल्यू दे दे 22 कैलोरी, 25 कैलोरी, तो हीट जितनी भी देना है उसे अकॉर्डिंग लिख देंगे। मेन चीज़ क्या है? माइनस। अगर माइनस लगा है तो एंडोथर्मिक। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है, क्या पूछता है कि बताइए ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है, तो कैसे पहचानेंगे? अगर यहाँ पे माइनस लगा है तो वो एंडोथर्मिक, अगर यहाँ पे हीट सिंबल दिया हुआ है तब भी वो एंडोथर्मिक। सपोज यहाँ पे हीट ना दिया होता, केवल CaCO3 CaO + CO2 लिखा होता, फिर भी आपको पता है, अगर आपने रिएक्शन पढ़ी है कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर ये बनता है, तो आपको पता होगा कि नहीं इसमें हीट की आवश्यकता होती, तो वो कैसी रिएक्शन होगी? एंडोथर्मिक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी।
तो ऊष्मा शोषी में हमको क्या करना पड़ता है, हीट बाहर से देना पड़ता है। और अभी अभी तुम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ के आए हो। थर्मल डिकम्पोजिशन में हम क्या करते हैं, हीट बाहर से देते हैं। यानी थर्मल डिकम्पोजिशन कैसी रिएक्शन हुई, एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई। यानी ये कैसी रिएक्शन है, ये थर्मल डिकम्पोजिशन है। यानी कि थर्मल डिकम्पोजिशन कैसी रिएक्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन कह दें या केवल डिकम्पोजिशन कह दें, क्योंकि प्रकाश होता है, प्रकाश से भी ऊष्मा हमको बाहर से देनी पड़ती है। तो प्रकाश भी तो एक प्रकार की ऊष्मा ही है। यानी ऊष्मा ताप हम जब भी बाहर से देंगे वो ऊष्मा शोषी रिएक्शन होगी। और वियोजन अपक्रिया में हमको ताप बाहर से देना पड़ता है, ऊष्मा देना पड़ता है, तभी वियोजन अपक्रिया होती है, तभी एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में टूटता है, तभी एक पदार्थ टूटकर नए पदार्थ बनाता है। तो वियोजन अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया हुई, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि वियोजन अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है कि ऊष्मा क्षेपी है, तो कैसी है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो इसके अपोजिट ऊष्मा क्षेपी क्या होगा। ऊष्मा शोषी की बात समझ में आई। आगे देखते हैं ऊष्मा क्षेपी क्या है। In which reaction heat releases heat release is called exothermic। इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा क्या होता है, निकलती है। ऊष्मा क्षेपी में क्या होता है, ऊष्मा खुद निकलती है। यानी रिएक्शन अगर हो रही है तो उसमें हमको ऊष्मा देनी नहीं पड़ेगी, ऊष्मा ऑटोमेटिक निकलेगी। ऊष्मा किस में निकलती है, याद करिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन में मैंने स्लेग्ड लाइम बनाना बताया था कि जब CaO में वाटर डालते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड में जल डालते हैं, तो CaOH का होल ट्वाइस बनता है, स्लेग्ड लाइम बनता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा निकलती है। तो वो इसी का एग्जाम्पल हो जाएगा। क्विक लाइम CaO प्लस H2O वाटर, बिना बुझे चूरने में हमने जल डाला और ऊष्मा हमको नहीं डालनी पड़ी, ऊष्मा हमको नहीं देनी पड़ी, केवल हमने जल डाला, पानी डाल दिया। इसमें पानी डालते ही क्या बन गया, CaOH का होल ट्वाइस बन गया, बुझा हुआ चूना बन गया, स्लेग्ड लाइम बन गया। और क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट निकलती है। यानी जिसमें हीट निकलेगी तो ऊष्मा क्षेपी, जिसमें हीट हमको खुद देना पड़ेगा, हमें हीट बाहर से देना पड़ेगा, तो वो ऊष्मा शोषी। या दूसरे तरीके से समझे, जिसमें प्लस में हीट लिखी हो तो वो ऊष्मा क्षेपी, जिसमें माइनस में हीट लिखी हो तो वो ऊष्मा शोषी। अब आपको ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी की बात समझ में आई। जिसको हमको खुद गर्म करना पड़े, हमें खुद ऊष्मा देनी पड़े, तो ऊष्मा शोषी। अब हम ऊष्मा किसी को देंगे तो कोई ऊष्मा तब लेगा जब उसके पास ऊष्मा की कमी होगी। यानी कि ऊष्मा शोषी के पास काहे की कमी है, ऊष्मा की कमी है। वैसे हम प्यासे हैं, यानी हमारे पास क्या है, पानी की कमी है। उसी तरह ऊष्मा शोषी है, ऊष्मा इसको चाहिए, ऊष्मा चाहिए, यानी ऊष्मा की कमी। जैसे हम सभी को पैसे चाहिए, हमारे पास क्या है, पैसे की कमी है, पैसे की कमी है तभी तो हम पैसे लेंगे। ठीक इसी तरह यहाँ पे ऊष्मा क्षेपी है, ऊष्मा क्षेपी में क्या होगा, यहाँ पे ऊष्मा उसके पास खुद निकलेगी। जैसे किसी ने अपना खुद का बिजनेस बना लिया, तो अगर उसने बिजनेस कर लिया तो उसके पास अब पैसे की कमी नहीं रह गई, वो अपना खुद पैसे, उसके पास खुद पैसे रहेंगे, खुद पैसे रहेंगे तो वो ऊष्मा क्षेपी। खुद की ऊष्मा निकलेगी तो वो ऊष्मा क्षेपी। अगर खुद की ऊष्मा नहीं निकल रही है, हम उसको बाहर से दे रहे हैं, उसको ऊष्मा मांगनी पड़ रही है अपने मम्मी पापा से, अपने मम्मी पापा से पैसे मांगने पड़ रहे हैं, तो ऊष्मा शोषी
ऊष्मा शोषी यानी हीट हमको मांगनी पड़ रही है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है आइसक्रीम का पिघलना कैसी अभिक्रिया है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में आइसक्रीम लाते ही हम उसको हीट दें या ना दें, वो एटमॉस्फेयर से हीट ऑटोमेटिक लेने लगता है। एटमॉस्फेयर की हीट ऑटोमेटिक लेने लगता है तो वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो गई। तो आज की बात यहीं तक।